आपका स्वागत है हमारे आरजे तक 24 न्यूज़ चैनल में। और हम आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि जाने माने और चर्चित चेहरा हो सकते थे, लेकिन जातिवाद के और पार्टियों के चलते वो चेहरा कहीं खो गया। आज हम बात करते हैं उस चेहरे के बारे में जो चेहरा सजा भी काट चुका है, जेल भी जा चुका है हिंदुत्व के लिए, और जो चेहरा जाना माना हो सकता था वो नाम आज कहीं गुम है। तो हम सुरेश बघेल जी के बारे में बात करते हैं और आज आपको उनसे रूबरू कराते हैं, क्या उनकी जीवन की गाथा रही और क्या जीवन परिचय रहा उनका। आज आपको पूरा अवगत कराते हैं। तो राम राम जी। राम राम। आपको आपके दर्शकों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। कहिए क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, आप ये बताइए हिंदुत्व के लिए आपने क्या क्या किया? अरे हमने क्या किया, हिंदुत्व ने हमारे लिए किया। हमने हिंदुत्व में जन्म लिया जी। भाई, और हम हिंदुत्व के लिए क्या कर सकते हैं? जो है नहीं, जो भी हमारा मतलब कर्तव्य है, वो हम पढ़ते थे, उसमें बोलते थे जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें तो दयानिधि है, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। बस वो प्राइमरी में इतना ही पढ़ते थे हम। अच्छा, जैसे आपने अयोध्या में आप गए थे, कौन से सन में गए थे? मैं सन 1990 में 30 अक्टूबर 2 नवंबर की कार सेवा के दौरान जब वहाँ पे गोली कांड हुआ, उसके बाद में मैं दिसंबर में गया था। दिसंबर 1990 में मैं पहली बार अयोध्या गया था। अच्छा, तो पहली बार में क्या किया था आपने? पहली बार में जब गोली कांड हुआ तो मुझको बाबरी मस्जिद नामक विवादित ढांचे को डायनामाइट से गिराने के प्रयास के आरोप में मेरी गिरफ्तारी थाना राम जन्मभूमि ने की जो है जी। और मेरे ऊपर वहाँ मुकदमा लगा 153 IPC 153 AIPC की धारा और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा, यानी सांप्रदायिकता फैलाने वाली और जो है जो डायनामाइट की बरामदगी पे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, ये मुकदमा मेरे ऊपर लगा। तो कितने साल आपने जेल में काटे और कितने साल आपके ऊपर केस चला? मतलब जैसे मेरी गिरफ्तारी के दौरान मुझको 10 दिन का पुलिस रिमांड हुआ। 10 दिन का पुलिस रिमांड लेकर मुझको जेल भेजा गया। जेल भेजने पे मेरी जो है तुरंत उस जो धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 153 AIPC की धारा में मुझको वो जो दोनों बेले फंस थे वो जमानत मिली। लेकिन वो जमानत दाखिल होने से पहले प्रशासन को लगा ये तो छूट के जा रहा है जो है, तो मेरे ऊपर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नामक एक धारा थी, उसमें मुझको निरुद्ध किया, जिसकी जो है सुनवाई मतलब जिसका निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है उच्च परामर्शदात्री समिति जो है एडवाइजरी बोर्ड जिसको बोलते हैं, उसके समक्ष पेशी मेरी हुई जो है। तो वहाँ से जो है उन्होंने उस कानून को मेरे ऊपर से निरस्त किया जो है। तो प्रशासन को इस बात का, तत्कालीन सरकार को इस बात का पता चला, तो उन्होंने मेरे ऊपर टाडा कानून लागू किया, टेररिस्ट एंड डेंजर एक्टिविटीज़ एक्ट, और फैजाबाद से जो है मुझको ट्रांसफ़र करके लखनऊ जेल में भेजा गया, क्योंकि टाडा कानून की एक ही अदालत थी उत्तर प्रदेश में, तो वो थी लखनऊ में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान।
तो टाडा में मेरी 14 महीने में जमानत हुई, 14 महीने बाद टाडा में। उसके बाद में जमानत पे छूटा और 97 में टाडा कानून समाप्त हो चुका था, लेकिन मेरी जो है रिहाई मुझ पे मतलब मुझको जेल भेज दिया गया था 97 में, और 1300 मुकदमे वापस लिए गए और मुझको जेल में बंद रखा गया। जब मैं न्यायालय के समक्ष काफ़ी समय मुझको पेश किया गया, तो मैंने जज साहब से जो है अनुरोध किया कि साहब सबके मुकदमे वापस हैं, हम अभी जेल में। तो उन्होंने मेरा मुकदमा वापस लिया अदालत ने। अच्छा अच्छा। सारे लोगों को रिहा करने के बाद आपने अपनी जो है अर्जी लगाई कोर्ट के जज साहब के, न्यायाधीश के यहाँ पर, तब आपकी सुनवाई हुई, आपको बरी किया गया। टाडा वो कानून समाप्त हो चुका था, सरकार ने उस कानून को समाप्त कर दिया था, सरकार ने ही कानून वापस ले लिया था उस समय। समाप्त होने के बाद भी तो आप बरी नहीं हुए थे ना? हम समाप्त होने के बाद भी जेल में। वो तो न्यायाधीश के वो माननीय न्यायाधीश महोदय की दया के पात्र, मतलब हमको दया करके हमारी सुना जो है, और उन्होंने हमको जो है वो उस मुकदमे से बरी किया जो है, उस मुकदमे से हमको आज़ाद किया, ये समझ लीजिए। तो फिर एक्सप्लोसिव एक्ट का ट्रायल और का जो है फिर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा रह जाती है, उसका जो है। तो वहाँ से आने के बाद कितने साल बाद केस आपका फाइनल हुआ? वो मुकदमा चलते चलते मतलब समय समय पर लंबी दूरी का वारंट होते रहे, जेल आता रहा, सरकारें बदलती रहीं। उसके बाद में सन 2008 में और फास्ट ट्रैक कोर्ट से, मतलब 18 साल बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसला आया, जिसमें 5 साल की सज़ा, 4000 जुर्माना, जिसकी अपील हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में दाखिल की गई, जहां से मैं फैसला होने तक अभी जमानत पर हूँ। इतना मुझको पता है। आज भी आप जो है जमानत पे हो? हाँ, आज भी मैं जमानत में हूँ, इतना मुझको मालूम है, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, न्यायाधीश का अगर आदेश आया तो आपको अंदर जाना पड़ेगा? जैसा भी माननीय उच्च न्यायालय आदेश करेगा उसका पालन तो करना ही पड़ेगा जी। अच्छा, तारीख भी होती है आपकी या नहीं? नहीं, वो देखते हो वकील साहब वगैरह देखते हो, तो वकील साहब ही सरकार मतलब देखते हैं, वकीलों का ही काम होता है। मुजरिम की पेशी उच्च न्यायालय में नहीं होती है, किसी मुजरिम की पेशी उच्च न्यायालय में नहीं होती है। हाँ। तो उसके जेल से आने के बाद आपका कार्यकारिणी कैसी रही? जेल से आने के बाद तो भाई, अब जैसे सरकार ने हमको आतंकवादी घोषित कर दिया, तो अब हम भाई आतंकवादी हैं या नहीं है इसका फैसला तो भाई जो है जनता करती है जो है। तो हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो हमने लोकतंत्र में जो है जाने का मन बनाया। तो मान लो लोकतंत्र के कार्यक्रम में हमने हिस्सेदारी ली, तो जनता ने कुछ तो भाई ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा मत दिया, मत तो हमको दिया, एकदम तिरस्कार तो हमारा किया नहीं। तो इस तरह से जो है हाँ, मतलब जनता ने आशीर्वाद के रूप में हाँ आपको कुछ न कुछ दिया। हाँ, कुछ न कुछ दिया, मतलब निराश नहीं किया। निराश। तो इस जनता के जो आपके ऊपर परोपकार किया है, जो आशीर्वाद दिया है, इससे आप कितने खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता नहीं, जिन लोगों को मैं पहचानता नहीं, और वो लोग और मगर मुझको अपना मत देते हैं, तो मेरी तो शक्ति 4 गुना बढ़ती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के कैंडिडेट थे ये। इन्होंने चुनाव लड़ा उस पार्टी से, और इनके 829 वोट आए थे। प्लस में एक यहाँ पे कंडीशन ये हो गई थी कि इनके ही पारिवारिक मान लो, हाँ, हमारे समाज की मान लो,
इनके समाज के, तो इनके ही समाज के पारिवारिक जो है बंदे दूसरी पार्टी से खड़े थे, उस उनकी सपोर्ट में इन्होंने अपना प्रचार नहीं किया, ना ये घर से बाहर निकले। तो इनका भी जो है आशीर्वाद अपने भाई को दिया आपने। भाई अब सोचा तो ये चलो जीत जाए, लेकिन मैं समझता हूँ उस प्रक्रिया को। आज राजनीतिक दल अभी तक हमारे समाज में राजनीतिक पार्टियां हमारे लोगों को टिकटें नहीं देती थी। कांग्रेस का भी तो ऐसा इतना, आज पहली बार, अभी भी मान लो जो जितनी हमारी आबादी है, सामाजिक आबादी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 4-5% है, तो 80 सीटों में 5% में हम लोगों को पार्टियों कितनी कितनी टिकटें देनी चाहिए, उसके अनुपात में हमको जो है मतलब आबादी के अनुपात में समाज को हिस्सेदारी नहीं मिली। जैसे तैसे एक हारने वाली, जहां कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, आज से 20-30 वर्ष पहले से, मानवे 30-35 वर्ष पहले से जो है जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और जहां मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकदम मृत स्थिति में है, तो वहां समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया गया। और एक टिकट पूर्व जो है सांसद रहे राजा रामपाल जी को दिया समाजवादी पार्टी ने, एक और एक दो, एक टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समाज को खरीद लिया, मतलब एक टिकट देके भाजपा का ऐसा सोचना है कि उन्होंने पूरा टिकट दिया। तो सपा और कांग्रेस और भाजपा, इन तीनों ने एक एक टिकट दिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने समाज के 3 टिकट यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिए। तो फिर भी मतलब आबादी के अनुपात में ये टिकट समाज के उम्मीदवारों को कम है। हाँ, जहाँ पे 8% भाई ऐसा है, जिस समाज का कोई दल नहीं है उसका कोई बल नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि हम अपने समाज का दल बनाना चाहते हैं और अपने समाज का बल बनाना चाहते हैं। तो हम जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो बनाई है, तो इसमें जो सदस्य हैं तो वो भी समाज के ही लोग हैं, वो कोई और लोग तो है नहीं। तो समाज के लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि भाई पार्टी बनाई जाए जिसमें और भी समाज के लोग जुड़े जाएं। जैसे पार्टी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, राज्यसभा के MP रहे, विधायक रहे, एक पुराने नेता राम बख्श वर्मा जी को जो है पार्टी में जोड़ा और महासचिव बनाया। उनके लड़के को अखिलेश यादव जी के सामने अभी चुनाव भी लड़ाया। और पार्टी ने जो है हाल में ही समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में जोड़ा गया। लेकिन मान लो पार्टी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई किन्हीं कमियों के चलते, लेकिन पार्टी को निरंतर हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो आगे आप कामयाबी की राह पर चल रहे हैं। पता चले कि कब तक कामयाबी आपके कदमों में आती है, कब कदम चूमती है खुशियाँ आपके। आप प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा है, हम तो जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। नहीं मैं तो देख लो, बाबरी मस्जिद गिर भी गई, हम गिराने के प्रयास में अरेस्ट हुए थे और वहाँ पे मंदिर भी बन गया। अब वो किसी भी तरह से हो, आज हमने ठान लिया है कि हमको एक पार्टी बना करके और जो है शासन सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करनी है। तो उसके लिए हम जो है आखिरी दम तक प्रयास अपना करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य तो मतलब हम जो पार्टी का मेन नारा है, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, देश में जातीयवार जनगणना हो, जितनी जिसकी संख्या भारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, ऐसा हमारा मानना है। और आज जो है संपूर्ण विपक्ष वही भाषा बोल रहा है। जब वो सत्ता में थे उन्होंने वो बात कभी नहीं रखी। क्या राहुल गांधी जी ने कभी ये बात कही कि वो भाई जातीयवार जनगणना हो, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी हो? अखिलेश यादव जी ने 5 साल राज किया, क्या अभी उन्होंने ये बात कही? या मुलायम सिंह यादव जी ने कभी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की?
आज ये वही मूल मंत्र को लेकर के जो है चल रहे हैं, जो पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इसी मुद्दे पर सबसे पहले मतलब उसका गठन कि आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की आवश्यकता है, और बहुत से समाज ऐसे हैं जो शासन सत्ता से अछूते हैं। दूसरे नंबर, अभी तो ऐसा है कि अभी राहुल गांधी जी से पूछा गया कि भाई ये आप जो निजीकरण हुआ है, क्या आप उसका वापस राष्ट्रीयकरण कर देंगे? तो अभी तो विपक्ष ने उस पर कोई जो है, राहुल गांधी जी ने मतलब गोल मटोल जवाब दिया और राष्ट्रीयकरण करने की मतलब कोई ऐसी भूमिका नहीं निभाई। अब मान लो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी आती है तो हो सकता है कि कोई ऐसा नियम बना हो कि भाई जो निजीकरण हो गया लिखित में कर गए तो उसको नहीं पलटा जा सकता है, लेकिन हम उसके बदले में वो मंत्र जानते हैं कि वो जो निजीकरण पर जिन प्रतिष्ठानों को पार्टियां छोड़ करके जा रही हैं, वो स्वयं ये कह देंगे कि आप अपने संस्थानों को ले लो और हमको छोड़ दो। तो आपका जो प्रयास है, आपकी जो सोच है और आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी सफल हों। और आपकी जो जीवन शैली चल रही है, जो कार्यभार चल रहा है, वो कहाँ तक और कैसे और फिलहाल की स्थिति में कैसा प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, जनता का या आपके कार्य का या आपकी पार्टी का? देखो भाई, जो इम्तिहान देने वाला होता है ना, परीक्षार्थी होता है, तो वो तो भाई अपनी परीक्षा की तैयारी करता है जो है। तो हम लोग जैसे भी है अपने सीमित संसाधनों से, एक तो भाई हमसे जुड़े हुए या हम पार्टी शोषित वांछित लोग हैं, तो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं। हमारी लड़ाई बड़े बड़े दिग्गजों से है, लेकिन हम अपने सीमित संसाधनों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन इस जो है संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि एक हम जरूर मतलब जो है इस देश में समानता के आधार पर सबको हिस्सेदारी जो है शिक्षा मतलब अनुपात में, आबादी के अनुपात में सबको हिस्सेदारी दिलाने में कामयाब होंगे। तो जो भी आपका कार्य है वो सफल हो। और हमने आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाया है जो कि कट्टर हिंदू बोलते हैं ना, आज के ज़माने में बोलते हैं कट्टर हिंदू। खाली सोशल मीडिया पर कट्टर हिंदू, कट्टरपंथी चिल्लाने वाले ऐसे लोगों से मिलाया। और ऐसा तो नहीं है जो कट्टरपंथी होते हैं वो आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं। नहीं देखिए, ये जो है जो आज के युग में मतलब जैसा हमने मतलब जैसा अब तक हमने देखा है, राजनीति ठीक है और हिंदुत्व एक ही मतलब अलग अलग चीज़ है। ये दोनों, राजनीति चीज़ अलग है और हिंदुत्व चीज़ अलग है। अभी मुझसे अमेरिका के एक पत्रकार जो है, वो कोई पत्रकार से उन्होंने पूछा कि कब तक, मान लो अभी तो भाजपा हार गई, तो ये हिंदुत्व जो है भारत में अब कब तक ख़त्म होगा? मैंने कहा ये तो कभी ख़त्म होगा नहीं। जो मतलब हिंदुत्व की विचारधारा है, ये भारत की आत्मा है, ये तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं है। लेकिन राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन आज की जो पार्टियां हैं वो धर्म को राजनीति बना रही हैं। हाँ मतलब धर्म नहीं धंधा है और पढ़ा लिखा भी अंधा है, वो वाली पोजीशन पैदा कर दी है। वही वाला हो रहा है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, समाज जागरूक होता है और वो समाज समझने लगा है कि राजनीति चीज़ अलग है और धर्म चीज़ अलग है। धर्म आस्थाओं का और उसका विषय है, अलग विषय है, और राजनीति सामाजिकता का विषय है और विकास का विषय है। ये चीज़ अलग है, दोनों अलग अलग। देखो, हिंदू ऐसे भी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नारा है, और हम सारे देश के, हम सारे भाई भाई। तो देखो, ऐसे भी हिंदू रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के समय में हमारे जैसे चंद्रशेखर बोस थे, आज़ाद थे, इनको ही गिराने में, और जैसे राजा भी रहे उनका हिंदुओं का भी हाथ रहा है। मतलब
जो आज से मतलब इतिहास साक्षी है, जो भी लड़ाई हुई है तो मतलब दो पक्ष हैं, दो वर्ग हैं। एक तो शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। शोषक वर्ग जो होता है वो कुछ लोगों का होता है और कुछ लोग शोषणकारी होते हैं, और जो शोषित लोग होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। अगर जहाँ शोषित वांछित लोग एक हो जाएंगे तो शोषण नहीं हो पाएगा। जो है मतलब बिखराव करके ही शोषण किया जाता है। जो है अब तो खैर जातिवाद में बट रहा है सिस्टम, हिंदूवादी वाला नहीं रहा इतना, क्योंकि हर इंसान जाति के अंदर घुस रहा है। नहीं, जातिवाद तो जाति तो मतलब वो अलग चीज है, लेकिन जो शोषणकारी कौन है, शोषणकारी कौन, एक तो है बाजार और एक है बाजारवाद। बाजार और बाजारवाद का क्या मतलब जो है, बाजार तो चीज ये है कि जहाँ आवश्यकता का सामान मिलता है, मतलब हमारी रोजमर्रा की ये आवश्यक चीजें ये बाजार से हमको खरीदनी। एक है बाजारवाद। बाजारवाद क्या है कि किसी चीज की आवश्यकता पैदा करना है और फिर उसकी मार्केटिंग करना है, फिर उसको बाजार में बेचना है। आज से मान लो 20-30 साल पहले नमक 10 पैसे किलो मिलता था और साबुत मिलता था, लेकिन वहीं बाजारवादी लोगों ने, पूंजीवादी लोगों ने क्या किया कि इसमें आयोडीन होना चाहिए और इसमें ये होना चाहिए, वो डॉक्टरों से लिखा के बड़ी कंपनी बना ली, पेटेंट करा लिया। नमक तो पहले भी पैदा होता था, लेकिन वही थैली जो 98 का 1 किलो मिलता था वही थैली 20 रुपये किलो मिल रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाजारवाद। आज जो देश में लागू है ये बाजारवाद हावी है। तो मैंने आपको इनसे मिलाया, आपकी वार्तालाप हुई, और आगे यदि किसी भाई की इच्छा हो कि इनसे हम दोबारा प्रश्न करें और किसी भाई का प्रश्न हो तो वो कमेंट में बताएं और हम प्रश्न करेंगे, और आप लोग कहेंगे तो हम दोबारा भाई आपके कहने पर इनसे मिलने आएंगे और जो भी आपका प्रश्न होगा वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सभी भाइयों को हमारा नमस्कार।